हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ 3 आवर लॉन्ग वीडियो। इसमें मैं सॉल्यूशंस और रिडॉक्स दोनों चैप्टर कवर करने वाली हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सॉल्यूशन होमोजीनस होते हैं। ओके, सॉल्यूशन जो है ये होमोजीनस होते हैं, मतलब बेसिकली इनकी सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर होगा, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। होमोजीनस मिक्सचर होनी चाहिए, हेट्रोजीनस नहीं, होमोजीनस मिक्सचर होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। बहुत टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। बाइनरी होते हैं, टर्शरी होते हैं, क्वाटरनरी होते हैं। टर्शरी में 3 कंपोनेंट होते हैं, क्वाटरनरी में 4। हमारे सिलेबस में बाइनरी है जिसमें हमें 2 कंपोनेंट ही पढ़ने हैं। बाइनरी में एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट। यूजुअली सॉल्यूट पे 6 लेटर है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इसमें जो कम कंसंट्रेशन में होगा वो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो एक्सेस में होगा। ठीक है, सॉल्यूट जो है ये छोटा है, तो इसको हमेशा हम स्मॉल नंबर से इसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ को, लेकिन उसका उससे नंबर ऑफ मोल्स इन एग्स, मतलब ये मेरे को, मतलब हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला ये है, ये दोनों होते हैं गैसेस के लिए, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी एक एनसीईआरटी का टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी बार भी ये पढ़ा है, हर टीचर ने हर यही चीज़ हमें बोली है कि ये तो मतलब है ही है, दिस तो हैज़ टू बी देयर। ओके, गैशियस सोल्यूशन, इसमें सोल्यूट जो है देखो 3 तरह के सोल्यूशन है, या तो गैशियस सोल्यूशन होगा, या लिक्विड सोल्यूशन होगा, या सॉलिड सोल्यूशन होगा। अब लिक्विड सोल्यूशन कैसे होता है? लिक्विड के बीच में गैस, देखो ना, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, लिक्विड होती है लेकिन बीच में CO2 डिजॉल्व होती है। सिंपल, लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होना, दूध में पानी डाल दो। लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व होना, पानी में ग्लूकोज डाल दो। सिंपल। सॉलिड में गैस डिजॉल्व होना 100% पॉसिबल, कैम्फर में नाइट्रोजन। लिक्विड में गैस डिजॉल्व होना, मतलब सॉल्यूट लिक्विड कम है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म लिक्विड में होती है। गैस में गैस, कोई भी 2 गैसेस को जोड़ दो। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट की वो बस फेजेस सेम होने चाहिए, ये वो। ठीक है, सॉलिड और सॉल्यूशन का गैस और सॉलिड का जो है हाइड्रोजन इन पैलेडियम जो एक मेटल होता है, इसमें जब हम हाइड्रोजन को डालते हैं तो वो गैस इन लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड और सॉलिड का ये जो अमलगम होता है ना, हमारा अमलगम सोडियम और मरकरी का। ठीक है, ये जो है ये इसकी एग्जांपल है। इसमें जो कम क्वांटिटी में है वो है लिक्विड, और कम क्वांटिटी में पता है कौन है? सबको लग रहा होगा सोडियम, नहीं, मरकरी कम क्वांटिटी में है। तो सोडियम का एक मेटल होता है जिसमें हम मरकरी करके थोड़ा सा लिक्विड मरकरी डाल देते हैं, तो हमारे पास एक क्या कहते हैं एलॉय बन के आ जाता है, अमलगम करके। ठीक है, और सॉलिड कॉपर में गोल्ड डिजॉल्व कर दो, सिंपल हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स। लेट्स स्टार्ट देम। पहली होती है हमारी परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज में या तो मास बाय मास का मास से, ए सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 हो गया। ठीक है, ये मतलब 20% अगर ऐसे मास दे रखा है तो 20 ग्राम मास होगा हमारा 100 ग्राम। इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है और 20% बोल रखा है, मतलब 20 ml जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, देखो। ठीक है, उसके बाद मास बाय वॉल्यूम में कुछ नहीं होता, जितना परसेंट दे रखा है उतना ग्राम ऑफ मास इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सिंपल फॉर्मूलाज है इसके। फ्रैक्शन टर्म, मोल फ्रैक्शन याद है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, वही सेम। वॉल्यूम में वही करना है, मास में वही करना है, इजी। आगे पार्ट्स, ppm याद रखना है। ppm जो है वो 10⁻6 होता है, ppb होता है वो 10⁻9 होता है। इसमें कुछ नहीं होता, मास की रेशो होती है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। मास सॉल्यूट का डिवाइड बाय टोटल मास, बस वही मास कर दो। ppm टर्म्स ऑफ WW कर दो। ppm किसकी टर्म्स में पूछे वो आपको दिया होगा, आपको बस ये याद रखना है, नीचे मुझे सोल्यूशन डालना है, ऊपर मुझे सॉल्यूट डालना है। अब यहाँ पे ये एक टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है अगर किसी को याद करना हो, पहली बार याद कर रहा है तो। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जिस चीज़ में वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो भाई हो गई सीधा टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि PV = nRT। N और R कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वो जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वो जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। ये देखो, ये वेट बाय गिवन मास बाय टोटल मास, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आएगी, ऐसा ही छोड़ दोगे फ्रैक्शन आ जाएगी। 6 से 10⁻6 से करोगे ppm आएगा, 10⁻9 से करोगे ppb आएगा। सेम इसको 100 से करोगे मोल परसेंटेज आएगी, कुछ नहीं करोगे मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। वॉल्यूम को सेम जैसा इधर किया वैसा इधर करोगे वैसा। अब वॉल्यूम है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आगे चलते हैं, ये हमारे कुछ सवाल आ गए, बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चंस। ये देखो, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये है, दोनों को ऐड करेंगे सोल्यूशन आ जाएगा सॉल्यूट। आगे ठीक है, ये ग्राम है, इतने ग्राम को कितने उसमें डाल के करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, सोल्यूशन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछिए, 15 ml में और 60 ml वो है, 15 डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर दो, सोल्यूशन बन गया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है कुछ।
ओके चलो अब स्ट्रेंथ और मोलैरिटी पे आते हैं। कितने पेज हो गए, मैं डिलीट कर दूँ? 18 पेज डिलीट करना है ना। मुझे पीडीएफ भाई चाहिए, बिल्कुल शून्य जो हो जाता है ना तब जाके कहीं सुकून आता है मुझे। कितने पेज बच गए अभी? ओहो हो, अच्छा लास्ट वाले पेज भी डिलीट करते हैं। शुक्र आ जाए लास्ट वाला, ऐसे ही जल्दी सेलेक्ट करो, डिलीट करो। वन 133 पेजेस बच गए ना। देखो भाई देखो कैसे ख़त्म करते हैं हम। चलो गाइज गिव मी अ गैप ऑफ 1 मिनट, आई विल बी बैक। सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, सिंपली जितना आपका मास होता है ना उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सिंपल एज दिस, बस कुछ नहीं करना और, ठीक है। बस ये लीटर में ये याद रखना, इसको ml में करना हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, ग्राम बाय लीटर है तो जी बाय एल इसका वो होता है। ये रिप्रेजेंट करता है 1 लीटर में आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सिंपल एज दैट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट for sure in gram and divided by volume of solution that has to be in liter. Okay, got it. ओके, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है यही मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मोल अपॉन वॉल्यूम का। देखो इसमें स्ट्रेंथ में अगर हम मॉलिक्यूलर मास नीचे डाल देंगे ना, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही बन जाती है आपकी मोलैरिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। सो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम दैट टू इन लीटर, ये आ जाता है आपका मोलैरिटी। इसकी है मोलर या मोल पर लीटर वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑब्वियसली वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद मोलैरिटी इस दिस मोल अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी को। न्यूमेरिकल्स के लिए m2 बाय वो v ऐसे करके। डाइल्यूशन में मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, सॉल्वेंट का एडिशन और सॉल्वेंट का रिमूवल होता है तो मोल्स तो ये कांस्टेंट रहेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करके m और v का जो वो है क्या कहते हैं रिजल्टेंट है विच इज़ मोल्स, वो कांस्टेंट है तो m और v एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ बन जाता है। मिली मोल्स क्या होते हैं? मिली मोल्स कुछ भी नहीं होते, मिली मोल्स बेसिकली तब होते हैं जब वॉल्यूम ml में होती है। ये हो गया ख़त्म। मोलैरिटी और क्या कहते हैं अपना इसके बीच का रिलेशन मैंने पहले बता दिया था। मोलर मास, सॉल्यूट का जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर दो स्ट्रेंथ को तो आपकी मोलैरिटी आ जाती है। मोलैरिटी और डेंसिटी में एक डिफरेंस है। अगर आप परसेंटेज मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 को x मान लो तो ये होता है 10xd डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इज 10xd डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेसिकली ये स्ट्रेंथ ही है 10xd और कुछ भी नहीं है, तो बस वही है 10xd। एक मास से दूसरा मास, ऊपर वाले मास से मास कट जाएगा, 10 पता नहीं क्या, चलो ये जो भी है यही है, ठीक है। 10xd डिवाइड बाय मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मिक्स कर रहे हो m1 v1 तो मिक्सिंग में भी कुछ नहीं, दोनों को ऐड करोगे वो आ जाएगा, वो सॉल्व करके जो भी है वो यही होता है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, इतना हमारे पास ये प्रेजेंट है, ग्लूकोज मोल्स आ जाएंगे इसके 0, 1/10। ये मोलैरिटी प्रेजेंट 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ml में है 200 नीचे, 1000 ऊपर, 5 इंटू 1.8 और 180, 20, 1, 200, 401। चलो ये आ रहा है, ठीक है। इतने ये भी हो गया, ये भी कर लिया था, ये भी हाँ 10xd मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी वहाँ पे जैसे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स थे ना, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मास है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। देखो एंड मोलैलिटी में हाँ सॉरी वहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ मास से डिवाइड करना है, क्या इडियट हो रखी हूँ मैं। वहाँ था मोल्स कितने 1 लीटर में है, यहाँ मोल्स कितने 1 kg में है, बस सिंपल। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। 2 मोल सोल्यूशन मतलब 2 मोल प्रेजेंट हैं 1 kg में।
2 मोलर लिए, 2 मोलर प्रेजेंट है इतने उसमें, ये अगर अब कैपिटल एम है तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। मोलारिटी और मोलालिटी में जो है वो एक हमारा रिलेशन भी होता है, मोल फ्रैक्शन। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, क्योंकि ग्राम मास उसमें इंटू 1000 इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पहला है जिसमें सॉल्वेंट का मास पूछा गया। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। ये है आपका मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन। तो क्या है मोलालिटी का मोल फ्रैक्शन XA डिवाइडेड बाय XA मल्टीप्लाइड बाय 1000 x मोल इंटू मास XB इंटू ऑफ B। ये है XA डिवाइड बाय XB इंटू 1000 इंटू MB। सो ये एक और रिलेशन है इसका डेंसिटी के साथ, 1000 m डिवाइड बाय 1000 D माइनस m इंटू m ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मेलिटी ये होती है आयनिक सॉलिड्स के लिए। आई थिंक ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमें पढ़नी नहीं है, तो ये कर लिए, ये कर लिए, ये ऑलमोस्ट सभी कर लिया इसमें से। चलो भाई यहाँ तक एक बार डिलीट करके आते हैं। ओ 122 पेज अभी भी है। ये भी क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी सवाल। ये सवाल मैं एक्चुअली एक बार कर चुकी हूँ इसलिए मैं इनको भी तो बोल रही। नॉर्मेलिटी भी कुछ नहीं होती गाइस, नॉर्मेलिटी को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, मोलालिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। जो मोल होते हैं ना वो और कुछ भी नहीं होते, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, बस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मोल है ग्राम इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर, इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, आ जाएगा मोलालिटी। और क्या कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हो गया आपका अपना नॉर्मेलिटी। बस ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या कहते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नॉर्मल मास डिवाइड बाय वैलेंसी। नॉर्मल मास यहाँ, वैलेंसी यहाँ, ये पूरा का पूरा मोल आ गया, मोल इंटू एन फैक्टर, ये हो गया आपका। तो ये देखो सारे ऐसे सॉल्व कर रखे होंगे। इट इज़ वो के जो भी है XYZ फलाना ढिमकाना, कितने ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में प्रेजेंट है, ये देखो वॉल्यूम नीचे ऊपर वो मोल ग्राम इक्विवेलेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि वो वॉल्यूम आ गया, एन फैक्टर ये देखो। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या होता है, एटम के लिए वैलेंसी, आयन के लिए चार्ज, एसिड के लिए कितना H+ निकल सकता है, बेस के लिए कितना OH निकल सकता है, सॉल्ट के लिए कैटाइन एंड आयन कितने हैं, ऑक्सीडेशन के लिए कितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन के लिए कितना डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, बैलेंस में आयन और उसमें चेंज कितना हुआ। ठीक है, नाउ ये डाई बेसिक के कुछ क्वेश्चन है, NCERT के कुछ पॉइंट है जिसमें लिखा है कि अगर 1 ppm फ्लोराइड आपके दांतों को मिल रहा है तो वो आपके दांतों के लिए बढ़िया, लेकिन अगर 1.5 हो जाए तो वो गलत है, वो पॉइजनस हो जाता है। फिर लिखा है 362 वेट बाय वेट परसेंटेज जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमारे पानी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कमर्शियल ब्लीचिंग में। फिर लिखा है 35% जो है ये इथाइलिन ग्लाइकोहॉल जो है इसको इंजन्स में यूज़ करते हैं उनको ठंडा रखने के लिए। फिर सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। ये देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी समझते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये एक मेरे पास क्या कहते हैं सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूट में मैं कितना सॉल्वेंट डाल सकती हूँ, वो है उसकी सॉल्युबिलिटी। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं लिक्विड के लिए सॉल्युबिलिटी चेक करूंगी तो मैं उसको क्या कहते हैं मोल पर लीटर में चेक करूंगी। अगर मैं गैसेस के लिए करूंगी तो मैं उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स पे जो है वो मेजर करूंगी। तो सॉल्युबिलिटी कितना सॉल्यूट मैं इस सॉल्वेंट पे डाल सकती हूँ गिवन टेम्परेचर पे। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जिसमें एक मतलब नॉर्मल पानी के ग्लास है जिसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाल दिया, मैं 2 चुटकी डाल सकती हूँ, 3 चुटकी डब्बी डाल सकती हूँ। इसमें जो IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट होता है वो कम होता है KSP से। ठीक है, KSP तो पता है ना, वो क्या कहते हैं रेट
जो वो KSP होता है, इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे आप लोग। तो अभी और मैं डाल सकती हूँ, इसलिए मेरा आयनी प्रोडक्ट पूरा पूरा नहीं भरा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसमें गिवन अमाउंट मतलब जितना मैं डाल सकती थी उतना डाल दिया, अब और नहीं डाल सकते। इसमें आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP के बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर। सुपर सैचुरेटेड, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कि मैं इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ा सकूँ, मैं और चीज़ें इसमें ऐड कर सकूँ। मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन सॉल्वेंट एट अ हाई टेम्परेचर। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये हमने पढ़ लिया। इसमें मरकरी की एग्जांपल मैंने बता दी थी कि मरकरी जो है वो सॉल्यूट होता है और मरकरी जो है ये लिक्विड होता है हमारा। और थैलियम, या थैलियम लिख लो यहाँ पे NCERT में, यहाँ पे सोडियम लिख रखा है, वो सोडियम अमलगम की है, तो वो है गया, हो गया एक, ये दो हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कितनी है लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड की पढ़ेंगे, गैस की पढ़ेंगे, तो पहले सॉलिड की पढ़ लेते हैं। सॉल्यूट कौन होता है इसमें, कम कौन है। जैसे ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है, इसमें मैंने कुछ सॉलिड दो चार चीज़ें डाल दी वैसा, तो सॉल्यूट जो कम है वो कौन है, सॉलिड। सॉलिड, सॉल्यूट, लिक्विड, सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन बना दिया। अब ये सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि सॉलिड की उसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन चीज़ें डिफाइन करेगी। पहले सॉल्वेंट का नेचर, ये सॉल्वेंट कैसा है। अगर ये लाइक सॉल्वेंट है, मतलब पोलर है, तो ये पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व करेगा अपने अंदर। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर ही लेगा अपने अंदर। पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। नेचर, कोवेलेंट सॉलिड होने चाहिए, या तो सॉलिड किस तरह के होते हैं, तो कोवेलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं। अगर कोवेलेंट होगा तो पोलर कोवेलेंट होगा, तो पोलर के साथ जाएगा। नॉन पोलर कोवेलेंट होगा तो नॉन पोलर के साथ जाएगा। आयनिक होगा, आयनिक तो हमेशा पोलर ही होते हैं। तो हमारे पास एक होते हैं आयनिक जो पोलर होते हैं, और एक पोलर कोवेलेंट होते हैं, ये जाएंगे पोलर के साथ, और नॉन पोलर वाले नॉन पोलर के साथ। जैसे पानी जो है हमारा ये पोलर होता है, और NaCl आयनिक है, आयनिक हमेशा पोलर होता है, ये सॉल्यूबल है। लेकिन वैसे CCl4 ले लो, क्लोरो ये टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, और NaCl ले लो, ये आयनिक, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, नॉन सॉल्यूबल। ये देखो, और ये देखो, ये जो सॉलिड लिक्विड में है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, नॉन मतलब एंडोथर्मिक भी हो सकता है। डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा H नेगेटिव भी हो सकता है। इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा लिक्विड पे पड़ता है, ना प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड पे पड़ता है, सिर्फ गैस पे पड़ता है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर का यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक हो तो उल्टा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये देखो, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, अगर सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड है, ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है, बाकी मत लगा देना। एक्सोथर्मिक जो है सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंडोथर्मिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद अब देखो हम सॉल्वेंट चेंज करते जा रहे हैं। अब गैस को लिक्विड में डालते हैं, समझ लो ये कोल्ड ड्रिंक है, इसमें CO2 डाल दी हमने, ठीक है। सॉल्यूट कौन है, कम कौन है, गैस, और सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन, ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। मतलब टेम्परेचर कैसा, ऐसा हमेशा एक्सोथर्मिक। डेल्टा H हमेशा नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव। कार्बोनेटेड या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ये हमेशा लो टेम्परेचर पे प्रेफर की जाती हैं ताकि सॉल्युबिलिटी इनकी बड़ी रहे। फिशेस जो है वो मतलब उनका जो पानी है उसमें ऑक्सीजन को अपने अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, ठंडे पानी में ज़्यादा प्रेफर करती रहना। नेचर ऑफ लिक्विड लाइक डिजॉल्व लाइक, नेचर ऑफ गैस मोर इजी, जो ज़्यादा इजीली लिक्विफाई हो सके उसी को तो लिक्विड अपने साथ रखना चाहेंगे, तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ाने पे लिक्विफिकेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा प्रेशर का इफेक्ट है, तो ये हम अच्छे से हेनरीज लॉ के थ्रू समझते हैं कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली उसके प्रेशर पे डिपेंड करती है। प्रेशर जो है वो उसकी वॉल्यूम को चेंज करता है, मतलब ऊपर समझ लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। चलो इसको भी छोड़ो। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, यही हमें हेनरी साहब ने कहा भी था। समझ लो जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ये तो पता है ना, तो प्रेशर के बढ़ने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है अंडर वाटर, और प्रेशर के कम होने पे सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जब हाई आल्टीट्यूड पे जाते हैं प्रेशर 1 atm से कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन मतलब वो पता है ना, वो आल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। तो ये देखो, और पानी के अंदर जाने पे जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की, मैंने बताया था, मेजर की जाती है मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, हमारे प्रेशर के। तो प्रेशर जो है प्रेशर यूनिट पास्कल इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू दिस मोल फ्रैक्शन विच इज यूनिटलेस। ये डाल्टन की इंटरप्रिटेशन थी हेनरी लॉ की।
ओके। तो G/L सॉल्युबिलिटी जो है वो G/L की टर्म में होती है, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2। और अगर लिक्विड हो तो मोल पर लीटर के टर्म्स में, तो इसमें ये ऐसे देख लो, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस से, जो कि प्रेजेंट होगा अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड है। कुछ भी समझ लो, ये गैस पार्शियल प्रेशर है गैस का एक सॉल्यूशन में, और ये हेनरी कांस्टेंट है, और ये है उस गैस की मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू solubility is directly proportional to mole fraction in gases, so pressure is directly proportional to mole fraction। बीच में आ जाता है हमारा हेनरी कांस्टेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ये देखो डाइल्यूट के केस में, डाइल्यूट है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के मोल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट वो सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर ही आता है। तो इसको हम नीचे वो लिख सकते हैं, तो मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ क्या कहते हैं सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू हेनरी कांस्टेंट फॉर गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब एक बार हेनरी लॉ का यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो क्या लिखा है। ये लिखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। देखो PV इज इक्वल टू nRT, मोल्स हम देख लेंगे, R जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो यहीं से भी मतलब मोस्टली चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। बस बेसिकली ये है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और सॉल्युबिलिटी गैसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन के, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन के। और इसको हटाने के लिए बीच में हम ले लेते हैं हेनरी का कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन जो है ये अपना क्या कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है ये, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस वो, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है तो यहाँ सॉल्यूट का सॉल्वेंट आ जाता है, क्योंकि ऐड करने पे पूरा पूरा वही आएगा इंटू KH हो गया। इट कैन बी स्टेटेड दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट। एक ये, दूसरा मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन की, मोल फ्रैक्शन उस गैस की सॉल्यूशन में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। एक ये, एक दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्यूशन। ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है, P इज इक्वल टू KHX। ये देख लो P और X सॉल्युबिलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लोप इसकी KH है। अगर सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट का हो तो ऐसा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली। ये देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया कि गैसेस जब लिक्विड में होती है तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि हमेशा एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन होगी। जब भी गैस को किसी लिक्विड में डालोगे तो एक्सोथर्मिक होगी, टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, तो टेम्परेचर के कम होने पर हेनरी कॉन्स्टेंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये देख लो, जैसे अब टेम्परेचर के कम होने पे KH भी कम होगा लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी भाई। तो हीलियम सबसे जो ज़्यादा टेम्परेचर पे सबसे कम सॉल्युबिलिटी, सबसे कम टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, दिस द केस फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस की, जो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। 293 ये देख लो, अलग अलग गैस का अलग अलग KH है, अलग अलग प्रेशर के बढ़ने पे KH कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन कम होगी, हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की, लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं अब हेनरी लॉ की, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। ये देखो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एक तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दूसरा, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। देखो ये जो गैस है इसको इस सॉल्वेंट के साथ मिलकर कोई तीसरा कंपाउंड नहीं बनाना है, ना कोई डिसोल्यूशन करना है, इसको इसमें बस जाके सॉल्यूबल हो जाना है। जो CO2 होती है हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं बनाती है, वो बस उसमें जाती है, उसमें सॉल्यूबल होती है, हमें उसका टेस्ट आता है, वी इंजॉय दैट। तो गैस को डिसोसिएशन नहीं करिए, जैसे
पानी में H2O, ऑक्सीजन और पानी दोनों होते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ हेनरी लॉ लगा सकते हैं। लेकिन अमोनिया को HCl में डालोगे तो ये एक कंपाउंड बना देगा, यहाँ हेनरी लॉ लग ही नहीं सकता। HCl को पानी में डालोगे वो हाइड्रोनियम, वो क्या कहते हैं, आयंस बना देगा, क्लोराइड आयन बना देगा, ये नहीं लग सकता यहाँ पे। तो आपको ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब हेनरी लॉ की कुछ एप्लीकेशन, जैसे हम हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, दिमाग तक कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है, ब्लड और ऑक्सीजन और टिश्यू के बीच में थोड़ी चीज़ें कम हो जाती है, तो अल्टीट्यूड सिकनेस, एनॉक्सिया हो जाता है, ये एक दिक्कत है। फिर सी लेवल पे दिक्कत ये होती है, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं जब वो यहाँ से नीचे जाते हैं तो उन पर बहुत प्रेशर लग रहा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाई प्रेशर में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दिक्कत वो बात है जब वो वापस आते हैं, सडन डिक्रीज हो जाता है प्रेशर में, और नाइट्रोजन जो है गैस में, जो एयर होती थी बाहर नॉर्मल एयर, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती थी जाके उनके ब्लड में, लेकिन डिजॉल्व हो नहीं पाती थी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बबल्स बना के ब्लड से बाहर आती थी, तो इंसान पूरा खून होकर बाहर आ जाता था। देखो, स्कूबा ड्राइवर्स, डीप सी ड्राइवर्स कैरिंग ब्रीदिंग किट कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर सफर फ्रॉम पेनफुल इफेक्ट कॉल्ड बेंड्स, तो इसको हम बेंड्स कहते थे जब वो वापस सरफेस पे आते थे। बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा कि नाइट्रोजन जाके ब्लड में ना हो, हमने वहाँ पे एयर की जगह उसको डाइल्यूट कर दिया हीलियम से। हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, हीलियम नाइट्रोजन को ब्लड में नहीं जाने देती, ऑक्सीजन जाता है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब जैसे ये हमें हेनरी लॉ का आ गया, प्रेशर जो है वो है इज इक्वल टू KH हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन विच इज नॉट गैस, और ये लिक्विड और ये डाइल्यूट हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेनरी लॉ, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हेनरी लॉ के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉलिड लिक्विड की बात हो रही है, मतलब वो अमालगम वाला सिचुएशन याद कर लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, नहीं ये मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, तो मेरे को नहीं पता। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें मैंने ये पढ़ा था कि कैन बी एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक सॉलिड लिक्विड का मैंने ये याद है मुझे, और मुझे अच्छे से याद भी नहीं है अब, हाँ यही था। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अब गैस इन लिक्विड आ गया, ये मुझे पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सरफेस और लिक्विड, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस के पार्शियल प्रेशर से था यार, लिक्विड के पार्शियल प्रेशर से थोड़ा, सॉल्युबिलिटी गैस के उससे थी, तभी तो वो गैस की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड थी। सॉल्युबिलिटी लिक्विड की नहीं, गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस, हम सब इसमें सॉल्यूट की बात कर रहे थे, सॉल्यूट गैस था। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस, हाँ ठीक है, हो सकता है। इस डायरेक्टली नहीं ये नहीं भाई, ठीक है। एक ग्राफ है ये इसमें क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, ओके, और मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, हाँ हो सकता है हेनरी लॉ के मुताबिक। सॉल्युबिलिटी है N2 की 300 केल्विन पे, अच्छा ठीक है। सॉल्युबिलिटी है, ये तो पार्शियल प्रेशर होगा ना 500 टॉर, N2 की सॉल्युबिलिटी बतानी है कितनी होगी, अच्छा ये रही ना सॉल्युबिलिटी 0.01, तो S1 डिवाइड बाई S2 इज इक्वल टू P1 बाई P2 होता है फॉर्मूला। P1 है 500, 750, 0.01 डिवाइड बाई X, 10 और ये हो गया क्या कहते हैं 12, 13, 14, 15, 3, 2, x is equal to 3/2 into 10 to the power minus 2, 1.5 into 10 to the power minus 2 is 2.015 हो गया। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक सोडा सील्ड अंदर हाई प्रेशर, प्रेशर हाई रहेगा ना तो सॉल्युबिलिटी भी हाई रहेगी, इसलिए CO2 की सॉल्युबिलिटी हाई है। एनॉक्सिया, ये ऊपर जाके हाई आल्टीट्यूड पे होती है, क्यों होती है, तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम। टैंक में 56.2% नाइट्रोजन, 11 पॉइंट समथिंग % हीलियम और बाकी 33 पॉइंट समथिंग %, 32 पॉइंट ये है ना, अच्छा 56.2 हीलियम होता है, नहीं ये गलत है, तभी तो मैं कह रही हूँ 11 पॉइंट, हाँ ये रहा स्कूबा डाइवर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, प्रेशर इज हाई अंडर वाटर देन सरफेस, हाँ क्योंकि डबल रखा होता है। ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेड, लो प्रेशर लो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, अच्छा नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। बेंज इज एक्चुअली द बबल, हाँ ठीक है। लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्म, हाँ ट्रू अबाउट बेंड्स। कैपिलरीज आर ब्लॉक, इट कंटेन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की लिक्विड डिपेंड करती है नेचर पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, हाँ सब पे।
ये एनसीईआरटी का सवाल है। ओके, लेट मी सॉल्व इट। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसके सॉल्यूशन को ढक लिया क्या कर रही है, क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये है हेनरी लॉ कांस्टेंट। टेम्परेचर 1 लीटर सोडा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना, पी ए एट इतना केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। अच्छा, गैस की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम मुझे उसकी दे रखी है, पैक्ड अंडर 2.5 ATM CO2 का प्रेशर है 298 केल्विन पे। ओके, सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बहुत ही डाइल्यूटेड है ये, तो हम नीचे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की नीचे और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू ऊपर। ये 1 लीटर है, 1 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, नीचे 1 ऊपर 22.4 ऊपर मोल्स में, और CO2 है x बाय 44, 22.4 डिवाइड बाय 44, 22.44, 1/2 मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रही हूँ। 1/2 डिवाइड बाय दिस, हाफ डिवाइड बाय into 1/2 is equal to partial pressure, which is 2.5 x/2 x/2 into this 5 divide by 1.6 into 10 to the power -8। ATM है, इसको पास्कल में करना है। 8 -8 और 5 10 to the power -3, देखा 10 to the power -8। I told you I'm a king, I'm a king, I'm a king, I'm a king, Gangnam Style। अच्छा, ये ऐसे निकाला इसने। मैं तो ऐसे 1 लीटर को वो 22.4 और वो 1 डिवाइड बाई 22.4 कर रही थी लीटर ना, तो वैसे भी मोल्स निकाल रही थी। पर ये भी ठीक है, 55.5 करके भी ठीक है, जैसे मर्जी निकालो, आंसर तो वही आ रहा है। हेनरी लॉ, गैस इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको निकाल के ये आ जाता है। दम अगला है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल। इसको करने से पहले हम यहाँ तक के सारे 13 पेजेस में डिवाइड निकालना है। बच कितने पेज गए हैं हमारे पास? 89। ओके, 89 जल्दी ज़ीरो करेंगे आपको। जो गाइस, लेट मी टेक अ लिटिल ब्रेक। ठीक है, मेरी बात सुनो। अब क्या करना है, हेनरी लॉ क्या था वो बता दिया। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? हेनरी लॉ कब लगता है? जब गैस को लिक्विड में मैं आकर डिसॉल्व कर रही हूँ तो मेरा लगेगा हेनरी लॉ। जब लेकिन गैस को गैस के साथ मैं रिएक्ट करवा रही हूँ या सॉल्व कराने वो मिक्स कराने की कोशिश करा रही हूँ तो मेरा लगेगा डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ के लिए अब इसमें भी रिएक्टिव गैसेज नहीं होनी चाहिए। 2 रिएक्टिव गैसेज को जोड़ोगे तीसरी कोई नई गैस का कोई कंपाउंड बन जाएगा, नहीं चलेगा। तो पहले तो होनी चाहिए नॉन रिएक्टिव गैस। अब डाल्टन लॉ जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मोल फ्रैक्शन पे। सेम रॉल्ड्स लॉ पे आगे पढ़ोगे वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका भी उसमें पार्शियल प्रेशर आ जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन हियर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मत करो, मत जानो कैसे हुआ है कैसे नहीं। वैसे PV = nRT होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये ऐसे करके ये देखो, ये आगे तुम्हारा वही क्या कहते हैं मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन करके पूरा सॉल्व PA/P टोटल करके पूरा से आ जाता है। बट लेट्स नॉट गो देयर। डाल्टन लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। अब इसमें क्या है, कोई हेनरी, जैसे इसमें हेनरी कांस्टेंट है वैसे इसमें हेनरी कांस्टेंट नहीं लगता। इसको हटाने के लिए हम लगा देते हैं टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ। I actually wanted to solve it. Give me a minute, guys.
देखूँ मैं इस चैप्टर में यहाँ तक हो गया ना 3 चीज़ें। हाँ, एक ये समरी लेक्चर है, ये भी एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स भी हो गई, ये भी हो गया, रिलेशन ये भी हो गया, ये वाला रिलेशन, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन का रिलेशन भी हो गया, सॉल्युबिलिटी भी हो गई, हेनरी लॉ भी हो गया, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, वेपर प्रेशर अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रेशर फॉर्म बाय वेपर ओवर अ लिक्विड ऑफ गैस, ये भी हम पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर कैसे इम्फेक्ट करेगा। फिर रॉल्ड्स लॉ पढ़ना है, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, फ्रेजोट्रॉपिक मिक्सचर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपका। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद एक वॉन हाफ फैक्टर, हाँ एबनॉर्मल मास और फिर वॉन हाफ फैक्टर और फिर ख़त्म। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है, आराम से समझ के करो। हेनरी लॉ क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट डाल के कर लिया, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस, कुछ भी नहीं करना, P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। देखो गैस जब लिक्विड में हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डाल्टन लॉ लेकिन कहते हैं कि गैस गैस में हो तो पार्शियल प्रेशर इज गैस इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये हो गया, अब इसके सवाल करना शुरू कर दो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, नाइट्रोजन बताना है, एज्यूमिंग टेम्परेचर इतना है, टोटल प्रेशर है 1 atm, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.78, ठीक है, और पानी में डाल रहे हैं ना इसको हम, हाँ ठीक है, तो टोटल प्रेशर की नीड नहीं है, पानी में डाल रहे हो तो 0.78, हेनरी कांस्टेंट 8.42 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन निकालने है ना, पर ये तो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, कंसंट्रेशन भी आ जाएगी, दो देखो ये पानी में है तो लग गया हेनरी लॉ। सबसे मैं सॉल्व कैसे कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि H जो कि है हेनरी कांस्टेंट वो किसके है, ये जो मुझे एक वैल्यू दी गई है डिवाइड बाय mm ऑफ Hg के बराबर, तो ये मेरी मोलारिटी है, इतनी मोलारिटी है, mm ऑफ Hg क्या है, प्रेशर, वैसे भी KH होता क्या है, मोल फ्रैक्शन, सॉरी क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन अच्छा अगर गैस में पूछा तो कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ वो तो भाई इजी था ना निकालना, वो तो निकल ही आता जैसे भी करके ATM को ऐसे mm ऑफ Hg करके। इसमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें KH की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये m मोलारिटी जो है ये हो गया कंसंट्रेशन, ये हो गया mm ऑफ Hg हमारा क्या कहते हैं प्रेशर 760, तो mm ऑफ Hg को कन्वर्ट करने के लिए 760 लगा दो और 0.78 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी कंसंट्रेशन हमने पूछी थी, मोलारिटी पूछी थी मुझसे, वैसे भी हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो बताना है, नाइट्रोजन गैस कितना होगा, मोल फ्रैक्शन 0.8 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी इज गैस इज इतना atm। Okay, the mole fraction of nitrogen is 0.8. Calculate the number of mole for nitrogen from air dissolved in 10 moles of water. Okay. Five atm pressure of air. अच्छे क्वेश्चन है यार, दिमाग लगाना पड़ रहा है मेरे को। अरे आई एम सॉल्विंग दैम फॉर फर्स्ट टाइम, भी इसलिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब KH मुझे दे रखा है इतना 10⁵, KH को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के साथ, क्या मुझे गैस की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, हाँ 0.8 इंटू 0.8, ये आ गया मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो मुझसे मोल्स पूछे ना, हाँ ठीक है, तो 0.8 इंटू 10⁵, ये आ गया मेरा प्रेशर ऑफ N2। अब मुझसे क्या पूछा है, N2 के कितने मोल्स होंगे अगर 10 मोल पानी के हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, अब हवा में फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोल से निकालना है ना, ओके। तो
मुझे हवा में दी है, मैं यहाँ कैसे यूज़ कर सकती हूँ? इसकी जो मुझे ये मोल फ्रैक्शन दी है ये हवा में दे रखी है, और लिक्विड में कभी भी मोल फ्रैक्शन नहीं होती। देखते हैं। हाँ, तो हवा में मैं ओके, N2 हवा में जो है ये मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.8, टोटल प्रेशर दे रखा है यहाँ पे। जो टोटल पूरी गैस का प्रेशर है 5 atm, ये 4 atm आ गया मेरा N2 का प्रेशर। ये 4 जो है ये बराबर होगा हेनरी कांस्टेंट विच इज़ 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे होगी विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कहते हैं, डिवाइड बाय जो मोल्स होंगे, 10 मोल्स है ना पानी के, तो अगर मैं उसको मतलब डाइल्यूट ही है तो 10 ही यहाँ पे लेके चलती हूँ, ठीक है। तो 10 और ये 4 बच जाएगा यहाँ पे। 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यही होगा। अगला वेपर प्रेशर। अब ये देखो कांस्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन अ लिक्विड, उसके सरफेस पे वो जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, डिवाइड बाय वी है ना। तो ये प्रेशर कांस्टेंट रखने पे जो प्रेशर मेरा लग रहा है किसी भी सरफेस पे इक्विलिब्रियम में, उसको मैं कहती हूँ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये नहीं डिपेंड करता हमारे सरफेस पे, सरफेस एरिया पे और किसी भी चीज़ पे, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड। अब ये मेरा एक बर्तन है, इसको मैंने गैस पे चढ़ा रखा है। अब इसमें से कितने वेपर निकलेंगे ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैं टेम्परेचर कितना दे रही हूँ, इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कितनी है, तो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा हीट दूंगी उतना, जितना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी जल्दी इसके वेपर्स बनेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी कम होगी उतना जल्दी जल्दी दूर दूर जाके वेपर्स बनाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एक्शन से, ठीक है। उसके बाद हमारे जो लिक्विड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। जो वेपर इजीली बना लेते हैं वो वोलाटाइल, और जो वेपर इजीली नहीं बनाते वो नॉन वोलाटाइल। इनका वेपर प्रेशर जो है वो 0 होता है। अगर लिक्विड ए और बी दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं तो इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो आ जाता है PA + PP, और अगर ये एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल है तो टोटल प्रेशर जो है वो कुछ और ही आता है। दोनों को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते इनके प्रेशर को। जैसे ये देखो, ये एक प्योर सॉल्वेंट था, इसमें जो क्या कहते हैं, ये जो था ये वेपर प्रेशर था इस प्योर सॉल्वेंट का P1 नॉट। अब मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी, तो जैसे घर में एक अकेला बच्चा होता है उसकी ज़्यादा अटेंडेंस होती है, तो पहले ये ज़्यादा होता था, अब मैंने बीच में कुछ और भी डाल दिया, तो अब ये अब ये क्या कहते हैं वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, जो कि कम होगा इनिशियली। प्योर हमेशा ज़्यादा होगा, जो हमने बाद में एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया उसमें, उसके बाद जो बचेगा उससे सॉल्यूशन एडिशन ऑफ सॉल्यूट पे वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैं अगर पानी उबाल रही हूँ जल्दी उबलेगा, बीच में नमक डाल दिया तो थोड़ा कम उबलेगा, लेट उबलेगा। ये ना सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ना मास पे, ना वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली टेम्परेचर पे, इन्वर्सली बॉइलिंग पॉइंट से और इन्वर्सली ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एक्शन से, ठीक है। अभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इन सबके ये दे रखे हैं। हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे कम बॉइलिंग प्रेशर इसका सबसे जल्दी ये। और मुझसे पूछा क्या है? हाई वेपर प्रेशर, तो सबसे हाईएस्ट वेपर प्रेशर ना, सबसे कम तो ये है, तो इसका होगा। हाँ, लिक्विड सोल्यूशन जो है, लिक्विड और लिक्विड अगर ये दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं, एकदम से वेपर्स बना लेंगे अपने। लिक्विड और लिक्विड जब सोल्यूशन में होते हैं, ये एक लिक्विड ये दूसरा लिक्विड, दोनों वोलाटाइल हैं, फटाफट अपने वेपर्स बना लेंगे। जैसे मैंने इनको हीट दी तो ये अपने वेपर बना लेंगे, वेपर बना लेंगे तो इनमें वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो अब लिक्विड और लिक्विड की इंटरेक्शन हमने पहले पढ़ी, लिक्विड सॉलिड की, सॉलिड गैस की, लिक्विड गैस की। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड की इंटरेक्शन। सॉलिड की हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, जो कि हट चुका है, अब नहीं पढ़ेंगे। गैस की भी हम पढ़ते थे पहले वो क्या कहते हैं चैप्टर जो था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में, अब वो भी हट चुका है, वो नहीं है। तो हम देखते हैं लिक्विड की पढ़ेंगे। इसमें लगता है रॉल्ड्स लॉ, जो कहता है कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये वेपर प्रेशर था प्योर का। पहले जो जैसे हम वेपर उसमें गैसेस की जो कर रहे थे, तो हम उसमें वो भी स्टेट्स ऑफ मैटर का ही है, तो उसमें हम टोटल प्रेशर ले रहे थे, इसमें हम लेंगे वो वेपर प्रेशर जो प्योर का था
जो प्योर का वेपर प्रेशर था उसे हम क्या कहते हैं अपनी मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके नया वेपर प्रेशर निकाल देंगे, और नया वेपर प्रेशर इससे तो कम ही होता है, तो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो उसके बराबर आ जाए, वो है उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल जो है वो पी ए प्लस पी बी होता है, और अब नया वाला जो टोटल, ये टोटल जो है ये आएगा ये प्लस ये। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पता है ना, दोनों को ऐड करके वो 1 आएगी, पी ए प्लस पी बी और ये वो। तो अगर टोटल इस पी ए प्लस पी बी, ये जो नए वाले दो हैं ये टोटल, और ये है पुराना वाला इंटू मोल फ्रैक्शन, पुराना वाला इंटू मोल फ्रैक्शन। जब इस ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूट ही सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट के जो मोल्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये देखो पार्शियल प्रेशर नया वाला इज इक्वल टू जो ओरिजिनल प्योर पार्शियल प्रेशर था इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर बी का नया वाला इज इक्वल टू पुराना जो ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर था इनटू मोल फ्रैक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रॉल्स लॉ में ये था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये तब जब मैं लिक्विड को लिक्विड के साथ कुछ कर रही हूँ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद उससे पहले था मेरे पास वेपर प्रेशर, इसमें गैस टू गैस था, इसमें भी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं अपना ये, और इसमें टोटल प्रेशर ऐड कर देते थे, टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन और ये। इससे पहले हेनरी। तो 3 हमने यहाँ पे ये पढ़ लिए। ठीक है, ये हो गए तीनों के तीनों आपके डन। अब ये देखो इन दोनों को ऐड करो, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स पी, यहाँ तक डन पूरा, कोई डाउट नहीं, सब क्लियर। अब अगर मैं इसमें से पी क्या कहते हैं अगर ये पूरी की पूरी मोल फ्रैक्शन मेरी 1 हो और ये वाली 0 हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट प्लस ये पूरी की पूरी 0 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये दो सॉल्यूशन के और सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो बराबर हो जाएं। अगर सॉल्यूशन और सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो बराबर हो जाएं तो पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो ये बच जाएगा। दिस इज इट, टोटल प्रेशर इज व्हाट, और ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए। सॉल्यूट के कोई मोल्स हैं ही नहीं और जितने हैं वो सारे के सारे सॉल्वेंट के हैं, वो तो ये हो गया। सॉल्यूट के कोई मोल्स नहीं है, जितने हैं सॉल्वेंट के हैं, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के कोई मोल्स नहीं है, जितने हैं सॉल्यूट के, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के। ओके, ये दो हमारे पास वो सिचुएशंस आ गई। अब जैसे सारे के सारे वो किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं, तो यहाँ पे तो सारा का सारा प्रेशर किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का। सारे के सारे मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो सारा का सारा प्रेशर हो जाएगा किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये 2 हो जाते हैं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो लाई करती है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ए, यार ये सही तो है, x0 पी नॉट बी, ये रहा। ये नहीं समझ है, बट ये नीट में बहुत बार पूछते हैं तो मैं इसको रट लेती हूँ। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज पी टोटल, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज पी टोटल, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज पी टोटल। ये लेके यहाँ तक ये लेके यहाँ तक ये, लेकिन इसमें ये ए तक 0 बी तक 0 पता नहीं क्या है। बॉइलिंग टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट है, आई थिंक स्लोप निकलती है यार। प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इसकी जो क्या कहते हैं यहाँ तक जाता है ये, और ये यहाँ तक, इसकी स्लोप निकलती है। इसकी स्लोप आती है दिस बाय दिस, पी बी वो पी टोटल, ये देखो ना, ये तो समझ में आ गया। पी टोटल इज इक्वल टू, ये पता नहीं क्या है यार, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये मुझे इतना तो पता है कि इसने मोल फ्रैक्शन इन दोनों को सम करके 1 आती है, तो उसको पुट करके देखा है इस इक्वेशन में, तो वो पुट करके उसने देखा है कि
पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी के टर्म्स में और ये ए के टर्म्स में, तो ये ऐसे इसने निकाला है। एक्स ए और एक्स बी की कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में जो है वो एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की कंपोजिशन लिक्विड फेज में तो पढ़ ली हमने। अब वेपर फेज में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है इसका ये लिक्विड फेज। अब वेपर फेज जो है इसको वाई मोल फ्रैक्शन को वाई ए और वाई बी कहते हैं, एक्स ए एक्स बी कहते हैं, लिक्विड में वाई ए वाई बी कहते हैं उसमें। तो इसमें भी पी टोटल इंटू दिस, हमें गैस का पड़ा था ना, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं वेपर फेज में। अब जैसे ये सवाल है, लेट मी सॉल्व इट। वेपर प्रेशर दो लिक्विड का, एक का 100 है एक का 80 है, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है वो कितना होगा, टोटल प्रेशर बताना ना। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, ऐड कर दो 200 प्लस, ये तो मोल है ना, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, डिवाइड बाय 5 200/5 मतलब 40 और 80 240/5 4 और 8 48 88 और आंसर है। उसके बाद एक मिक्सचर है इथाइलिन का प्रोपेन का, ये इसका वेपर प्रेशर है 290 mm हैज़ अ वेपर प्रेशर। ओके मिक्सचर का इतना है तो टोटल इतना है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इज 200 इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.6, वेपर प्रेशर इट्स वेपर प्रेशर है सेम टेम्परेचर। वेपर प्रेशर पूछा है ना मुझसे, 200 प्लस 200 इंटू 0.4 प्लस x इंटू 0.6 इज इक्वल टू 290। ऐसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद 2 लिक्विड हैं ए और बी, आइडियल लिक्विड हैं, ये है एक ए के मोल इतने हैं, बी के मोल x हैं, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 550 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 600 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 उधर चला जाएगा। 550 x प्लस 1 इज इक्वल टू 400 प्लस 600 x। 550 x प्लस 550 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 x, ये तो चल जाएगा। 50 x इज इक्वल टू 150 x 3। ये है एक सवाल। ओके 300 केल्विन पे जो वेपर प्रेशर है वो 1 मोल है और इसका 3 मोल है, ये है इनका वेपर प्रेशर। सेम टेम्परेचर पे अगर 1 मोल है तो एक बार इसका केस लेंगे, एक बार उसका केस निकाल के देंगे। एक टेम्परेचर पर टोटल जो वो है वो प्रेशर को ऐसे दे रखा हुआ है, और वेपर प्रेशर एट प्योर ए और प्योर बी, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जब प्योर ए हो, प्योर ए तो जब पूरा का पूरा प्योर ए हो तो पी नॉट ए पी नॉट एक्स पहले जो टोटल प्रेशर होता था वो पी नॉट ए के बराबर आता था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। प्योर पी नॉट ए और पी नॉट बी है ना, तो वो मुझसे पी नॉट ए पी नॉट बी पूछ रहा, प्योर ए और प्योर बी का यही पूछ रहा है वो मुझसे, पी नॉट ए और पी नॉट बी पूछ रहा है वो। तो अगर मैं इसको 1 कर दूँगी, इसको 0 कर दूँगी तो मेरे पास पी नॉट ए आ जाएगा, तो मैं पी नॉट ए निकाल लूँगी, तो सेम उल्टा करके मैं पी नॉट बी भी निकाल लूँगी। ओके प्रेशर इज इक्वल टू 120 माइनस 75 बी, ई को कर दिया को कर दिया अन्ना है नहीं, कुछ है नहीं अन्ना। इसमें एक्स को 0 1 करके निकाल दो। मोलर रेशो दे रखी है, मोल्स बना लो इनको। आ गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बाई तेरा जो है डिलीट। ओए होए होए, अभी भी 72 पेज है भाई,
पेज हैं कि मुकने का नाम नहीं लेते, मतलब ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल जो रॉल्ट लॉ को कहे नहीं मानूंगा, कर ले जो करेगा, करता ही नहीं फॉलो। ठीक है, ये आइडियल के कुछ एग्जांपल हैं। ये नॉन आइडियल के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। फिर ये उसकी एग्जांपल, फिर सवाल 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 सवाल। फिर एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन और लिक्विड। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इनका सेम हो, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव, ये भी डेविएशन शो करेंगे। फिर इसके भी सवाल आएंगे। फिर रॉल्ट लॉ का हेनरी लॉ के साथ एक स्पेशल केस आ जाएगा। फिर आएंगी 4 असली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर आएगी रिलेटिव लोअरिंग, वही 4 जो हैं, RLPV, ऑस्मोटिक, एलिवेशन, डिप्रेशन आएगा आप अगला, इसके सवाल, डिप्रेशन। फिर आएंगे ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस, want of factor, abnormal molar mass, abnormal molar mass। चैप्टर ख़त्म भाई, बहुत इजी है, कुछ नहीं हो रहा, भी हो जाएगा ख़त्म, टेंशन लेनी। गिव मी 5 मिनट।